तो रिसेंटली ब्रायन जॉनसन इंडिया में थे. Brian, welcome to India for the first time. What is the one thing you're looking at more than anything in India right now? Air quality. और ये काफी न्यूज में भी था. Recently, Brian Johnson was in India, and within 3 days, he began to notice the changes. He says his skin, his eyes throat was. Then he went on a podcast. It was so surprising that he left in the middle of the podcast. But उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या ये करना सही था? आइए इस क्लिप को देखते हैं. You feel better? That's My team's telling me you wanna yeah? Guys. cool. God, thanks. Brian had to leave. Well, एंटी-एजिंग आजकल एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बज़वर्ड है और हम सभी जानते हैं कि ब्रायन जॉनसन अपने एंटी-एजिंग रूटीन को लेके या अपने एंटी-एजिंग रेजिमेन को लेके कितने पर्टिकुलर हैं. तो क्या एयर क्वालिटी का कोई असर पड़ता है हमारे एजिंग प्रोसेस में? मैं डॉक्टर शिल्पी बदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एंटी-एजिंग थेरेपीज मेरी स्पेशलिटी हैं. हम अगर एंटी एजिंग की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली ये कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते कि स्मोकिंग का बिल्कुल प्रूवन रोल है एजिंग पे. मतलब अगर आप स्मोक करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एजिंग एडवांस होती है. और एयर पोल्यूशन अगर ज़्यादा है तो ये इक्विवेलेंट है सिगरेट स्मोकिंग के. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पल्मोनरी फंक्शंस अफेक्ट हो रहे हैं, लंग की ऑक्सीजनेशन अफेक्ट हो रही है, ओवरऑल मॉलिक्यूलर लेवल पे तो डेफिनेटली अफेक्ट हो ही रहा है. और ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है बल्कि दिल्ली एनसीआर में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, एवरीवेयर वी आर सीइंग दिस पोल्यूशन इशू एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय द डे. तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट मेजर्स आर कॉल्ड फॉर और ये हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी कुछ हद तक कर सकते हैं, बट एक लार्जर गवर्नमेंट रेगुलेशन की ज़रूरत है ताकि हम पोल्यूशन को कंट्रोल में ला सकें और खुली हवा में सांस ले सकें. तो डेफिनेटली आई अग्री विद हिम दैट पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ एडवांसिंग एजिंग. अब आइए ब्रायन जॉनसन की ही एक सेकेंड क्लिप देखते हैं, इसमें ये क्या कह रहे हैं. Now, in choosing a sunscreen, you want to choose the right one. If you're swimming or you're playing sports and you're going to become sweaty, or if you're in an ocean environment and you want to be marine friendly, choose the right one for the right application. Now, if you don't like sunscreen and you think they're the worst thing ever, I would encourage you to take measures to protect your skin from the damage that can happen during high UV times of the day. फोटो एजिंग मतलब सन से जो डैमेज होता है उसको फोटो एजिंग कहते हैं. अब अगर हम सनस्क्रीन यूज करते हैं तो हम ये डैमेज बिल्कुल जीरो तो नहीं ला सकते, लेकिन डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं. तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर बहुत हद तक डैमेजिंग है और प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर बहुत हद तक हमारे डीएनए को मॉलिक्यूलर लेवल पे अफेक्ट करता है. यस, सनलाइट ज़रूरी है और इसके लिए हम विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं और वो ईजिली अवेलेबल है. तो अगर हम बहुत प्रोलॉन्ग्ड सन एक्सपोजर्स करते हैं तो इससे बहुत सारे रिस्क हैं. पिगमेंटेशन, टैनिंग, ये सब तो मामूली रिस्क है, बट इससे मेलानोमा या स्किन कैंसर्स का भी रिस्क बढ़ता है. हम इंडियंस थोड़े से लकी हैं इस मामले में क्योंकि हमारी मेलानिन प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमारी जो स्किन है वो सन एक्सपोजर से डार्कन हो जाती है. तो मेलानिन एक प्रोटेक्टेंट है जो कि वाइट पॉपुलेशन में बहुत कम होता है, इसलिए स्किन कैंसर्स के जो इंसिडेंसेस हैं वो वाइट पॉपुलेशन में और भी ज़्यादा हैं. तो सनस्क्रीन यूजेज तो डेफिनेटली हेल्पफुल है और डायरेक्ट सन एक्सपोजर बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन की ज़रूरत नहीं है विटामिन D3 बनाने के लिए और विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन आप इजीली कर सकते हैं. अब आते हैं सप्लीमेंटेशन पे. सप्लीमेंटेशन आजकल इतना कॉमन हो गया है कि एवरीबडी इज पॉपिंग पिल्स राइट, लेफ्ट एंड सेंटर. व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट? लेट्स सी वन ऑफ ब्रायन जॉनसन्स वीडियो. My team and I set out to what I take, when I take them, and why. बायोहैकिंग या एक्सेस सप्लीमेंटेशन, ये सब फैड्स सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ट्रुथ ये है कि ब्रायन जॉनसन के पास एक डेडिकेटेड टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो कि उनको डेली बेसिस पे एडवाइस कर रही है और उनका हर कुछ मॉनिटर्ड है. हम ऐसे देख के अगर कॉपी करना चाहते हैं और एक्सेस सप्लीमेंटेशन में जाना चाहते हैं तो ये सही नहीं होगा.
और आपको अगर सप्लीमेंटेशन में जाना है और बहुत लंबे टाइम तक करना है तो आप डेफिनेटली एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में ये करें। बहुत सारे टेस्ट्स मौजूद हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि आप किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हैं और उसके अकॉर्डिंग सप्लीमेंट आप कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखते हैं तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हमें अपने डाइट से अचीव हो जाते हैं, जो भी हमारी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। और किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट की RDA मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आपको ईजिली मिल जाएगी और उससे ज़्यादा की ज़रूरत यूजुअली बॉडी में नहीं होती। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर आप किसी एक न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे आयरन, अगर आप आयरन में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं और उसके बावजूद आप उसका सप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे या अकॉर्डिंगली डाइट नहीं चेंज कर रहे तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो इस सप्लीमेंटेशन से आपको मदद मिलेगी, बट अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या सप्लीमेंटेशन करने हैं और क्या यूजफुल है, क्या बेकार के सप्लीमेंटेशंस हैं, ये आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। एक और थ्योरी इंपॉर्टेंट है जानना कि इसमें ये भी पॉसिबल है कि हमारे गुड सेल्स तो फीड हो रहे हैं इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से, बट हमारे जो बैड सेल्स हैं जिनमें कैंसर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो भी इससे सप्लीमेंट होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है आजकल रिसर्च में कि कहाँ तक सप्लीमेंटेशन करना सेफ है। मेरी राय यही है कि आप एक्सपर्ट गाइडेंस में सप्लीमेंटेशन करें। अब आते हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो लेट्स सी दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। Up first. Is that cool? Whoa. One liter out, 1 liter in for me, 1 liter out for me, liter into Dad. So I mean, I guess it's with Talmage, he's been on Blueprint for 2 years now with me, and we do all of our blood work together. And Well, truth is, some research does support this view that blood transfusion with a younger adult will benefit you in more ways than one. But still, a lot of research is needed on this, and इतना आसान नहीं है ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें अगर हेमोग्लोबिन 7 से कम होता है तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकमेंडेड हैं, अदरवाइज डाइटरी सप्लीमेंटेशन बेटर है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने रिस्क हैं, अपने लिमिटेशंस हैं, तो इनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आप ऑफ हैंडेडली ऐसे भी किसी हॉस्पिटल में जाके कि भाई आपको किसी यंग पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, इट्स नॉट पॉसिबल एंड नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ। बट क्या अवेलेबल है ये भी जान लेते हैं। हम अपने क्लिनिक में GFC, PRP जैसे थेरेपीज करते हैं। वैम्पायर फेसलिफ्ट हमने बहुत पहले से सुना हुआ है। इसका मतलब है कि आपके अपने ही ब्लड को यूज़ करके उसके ग्रोथ फैक्टर्स को यूटिलाइज करके आपकी स्किन फीड हो सकती है ग्रोथ फैक्टर्स से, जिससे कि कोलेजन स्टिमुलेशन होता है, एंटी एजिंग होती है, स्किन रिन्यू होती है, यंग होती है, और ये सब बहुत हद तक प्रूवन थेरेपीज हैं। मेरे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सालों से ये थेरेपीज करा रहे हैं और उसके अच्छे इफेक्ट्स हम अभी भी देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली इट्स एन एड ऑन टू योर डेली स्किन रूटीन। जब आप किसी भी अप्रूव्ड क्लिनिक में कराते हैं ये GFC ट्रीटमेंट या PRP ट्रीटमेंट, तो डेफिनेटली आपको एक बूस्ट मिलता है अपने डेली स्किन रूटीन में, एंड इट टेक्स योर स्किन हेल्थ टू अनदर लेवल। इसी में मैं बात करना चाहूँगी IV इन्फ्यूजन थेरेपीज़ की। अब IV जो थेरेपीज़ हैं वो भी बहुत रैम्पेंट हैं और बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो इसको कर रहे हैं, लेकिन सारे क्लिनिक्स अप्रूव्ड नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज्ड ड्रग्स भी यूज़ हो रहे हैं जो कि कुछ टाइम तक आपको फील गुड कराते हैं और उसके बाद ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अपने IV ट्रांसफ्यूजन थेरेपी के लिए कोई भी क्लिनिक चुनें तो आप अपनी रिसर्च को प्रॉपर रखें, क्योंकि ये सारे जो भी ट्रीटमेंट्स हैं इनके पोटेंशियल पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या कंक्लूजन निकला इस पूरे वीडियो का? पूरे वीडियो का कंक्लूजन मेरे हिसाब से यही है कि हम अपने डाइट और लाइफस्टाइल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब आपका फैट लॉस होता है, मसल गेन होता है प्रॉपर तरीके से, इसमें मैं सप्लीमेंटेशन का रोल बहुत कम मानती हूँ। आपके डाइट, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल का रोल बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली
प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतने एडवांस स्टेज पे पहुंच गई है कि हम जब इन क्लिनिक थेरेपीज़ करते हैं तो आपका जो नॉर्मल स्किन रूटीन आप घर पे कर रहे हैं उसका इफेक्ट भी बेटर आता है। माइक्रो नीडलिंग है, RF है, हाइफू है, PRP है, GFC है, पील्स हैं बहुत तरीके के, और भी बहुत सारे थेरेपीज़ हैं जो आपके लेज़र टोनिंग है। इनफैक्ट लेज़र स्किन रिजुवनेशन विच इज CO2 लेज़र वर्क्स वंडर्स फॉर द राइट पेशेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जब एंटी एजिंग जर्नी प्लान कर रहे हो तो आप एक एक्सपर्ट के साथ मिलके करें, ताकि आप लॉस्ट ना फील करें इस जर्नी के बीच में। क्योंकि क्या होता है कि आप कुछ शुरू तो करते हैं बट उसको फिर मिडवे छोड़ देते हैं और फिर कुछ और शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जैसे कि हर चीज़ में आपको एक कोच की ज़रूरत होती है, इसी तरह से अगर आपका कोई एंटी एजिंग कोच हो जो आपका हैंड होल्ड करके आपको सही रास्ता दिखाए, वो बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू इंक्लूड एंटी एजिंग इन योर डेली रूटीन। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें एंटी एजिंग, और मेरी टीम आपके ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के लिए तैयार है। आई एम श्योर आपने मेरी बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अगर आपके कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट्स हैं या सजेशंस हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उन पे वीडियोस बनाएंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लेके आने वाले हैं।